एकदम से हवा तेज चलती है और वो अंगूठी अपने आप रघु के हाथ में आ जाती है। जा, झूठ अब सिर्फ मुंह से नहीं निकलेगा, अब वो तेरे हाथों से महसूस होगा। सोनाघाटी गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा और शांत गांव था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी। मिट्टी की पगडंडियों पर बैल बकरियां हौले हौले चल रही थी और कहीं दूरी पर बैलों के घंटियों की आवाज आ रही थी। इन्हीं गलियों में एक कच्ची झोपड़ी से रघु बाहर निकला। करीब 30 साल का लक्कड़हारा, थका हुआ शरीर, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, कंधे पर कुल्हाड़ी जिसे वो बचपन से चलाता आया था। रघु कोई खास आदमी नहीं था, ना पढ़ा लिखा ना चालाक, पर उसके पास एक कला थी, झूठ बोलना, और वो भी बड़ी सफाई से। इतनी सफाई से कि सामने वाले को लगता था कि वो सच ही बोल रहा है। उस सुबह रघु जब घर से बाहर निकला तो उसे उनके पड़ोसियों ने पूछा, सुबह सुबह किधर जा रहे हो रघु भैया? मालिक ने बोला है आज बाग का पेड़ काटने को, जिसमें आधी लकड़ी का हिस्सा मेरा रहेगा। जबकि असल में कोई मालिक था ही नहीं। बाप रे बाप, तेरा तो भाग्य ही खुल गया रे। भाग्य कहाँ खुल गया, बस ऐसे ही थोड़े वक्त के लिए हाथ और मुंह चला लेता हूँ। इतना कहकर रघु जंगल की ओर निकल पड़ा। रघु के पेट में भूख थी। उसकी अम्मा 2 दिन से बीमार थी और घर में अनाज भी नहीं था। इसीलिए उस दिन रघु ने तय किया कि वो पहली बार गांव के पार वाले जंगल में जाएगा, जो बहुत घना था और जहां कोई जाता भी नहीं था। कहते थे उस जंगल में कुछ है जो दिखता नहीं, लेकिन तुम्हें देख लेता है। जिस पेड़ से लकड़ी मिले वही भगवान है मेरे लिए। जैसे ही वो जंगल के भीतर घुसा, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे कान फुसफुसा रही हो। चारों ओर सन्नाटा था, पर एक गूंजता हुआ सन्नाटा। रघु जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा एक बूढ़े बाबा पत्थर पर बैठे हैं, सिर पर जटाएं, आंखें बंद, शरीर पर एक टूटे कपड़े का टुकड़ा और हाथ में एक कांच की चमकती अंगूठी। यहाँ इस वीरान जंगल में ये बाबा कौन हैं? बूढ़े बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। तू सच बोलने आया है या झूठ लेकर? सच ही बोलूंगा ना बाबा, मैं लकड़ी काटने आया हूँ। बूढ़े बाबा मुस्कुराए। झूठ बोलता है बेटे, इतने सालों से बोलता आया है कि अब तुझे खुद भी यकीन नहीं रहा। रघु थोड़ा डरते हुए बोला, बाबा, मैं मजबूरी में। मजबूरी का झूठ भी जब आदत बन जाए तो इंसान मिट्टी से भी हल्का हो जाता है और दिल पत्थर जितना भारी। बूढ़े बाबा ने अपने हाथ में से कांच की अंगूठी निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले जा इसे, ये तेरी परीक्षा है, इनाम भी और सजा भी। ये अंगूठी, इसमें क्या है? ये कांच की अंगूठी है। हर बार जब तू झूठ बोलेगा ये भारी हो जाएगी, और अगर तू लगातार झूठ बोलता रहेगा तो एक दिन ये तुझे खुद के नीचे दबा देगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? अंगूठी कोई कैसे झूठ पहचान सकती है? पेड़ को काटने वाला अपने हाथों की कीमत भूल जाए तो अंगूठी उसे ही चलना सिखाती है। एकदम से हवा तेज चलती है और वो अंगूठी अपने आप रघु के हाथ में आ जाती है। जा, झूठ अब सिर्फ मुंह से नहीं निकलेगा, अब वो तेरे हाथों से महसूस होगा। रघु वो अंगूठी हाथ में पहनकर घर की ओर निकल पड़ता है।
रास्ते में वो सोच रहा था, क्या सच में ये कोई चमत्कार है या कोई बुजुर्ग का पागलपन। ऐसे में उसको गांव का एक दूसरा लक्कड़हारा मिलता है। अरे रघु, हाथ में अंगूठी बड़ी चमक रही है, कहाँ से ले आए? अरे जंगल में एक सूखा पेड़ मिला, वहीं पड़ी थी, अब इसे मंदिर में रखने जा रहा हूँ। तभी अंगूठी हल्की सी वजनी हो जाती है। हैं? ये क्या हुआ? वो 2 कदम चला कि अब अंगूठी और भी भारी लगने लगती है। बाबा सच कह रहे थे क्या? वो रुक जाता है और पीछे देखता है, पर बाबा कहीं नहीं थे। जंगल पूरी तरह शांत था। रघु शाम तक घर पहुंचता है। घर में अम्मा खाट पर लेटी हुई थी। रघु उन्हें खाना परोसता है, जिसमें बस रोटी और थोड़ा सा अचार ही था। बेटा, आज कुछ और नहीं लाया तू? अरे लाया था अम्मा, पर रास्ते में कुत्ते सब उठा ले गए। तभी अंगूठी एकदम से और भारी हो जाती है और उसका हाथ कांपने लगता है। क्या हुआ बेटा, तेरा तो हाथ कांप रहा है। रघु जल्दी से बाहर आकर धीरे से खुद से बोलता है, अब क्या ये झूठ की सजा हर पल साथ चलेगी? दूसरे दिन सुबह की ठंडी हवा खिड़की से झीने पर्दे हिला रही थी। रघु की आंखें खुली। उसका कंधा बुरी तरह दुख रहा था। कल तो झूठ इतना छोटा सा बोला था, लेकिन ये अंगूठी तो पूरी रात मेरी हड्डियां तोड़ रही थी। वो अब अंगूठी को अपनी उंगली से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंगूठी को निकाल नहीं पाता, क्योंकि अंगूठी हर बार उसके हाथ से चिपक जाती थी। अबे, अब ये अंगूठी मुझे छोड़ती क्यों नहीं? वो और जोर से खींचने की कोशिश करता है, पर जितना खींचे उतनी ही उंगली में चुभन होती थी। दूसरे दिन रघु गांव के चौक में एक चाय की दुकान पर चाय पीने जाता है। उसके हाथ में अभी भी वही कांच की अंगूठी थी। गांव वाले उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ अजीब निगाहों से देखते हैं। तभी गोली चाय वाले ने उसे मुस्कुराकर कहा, क्या बात है रघु, आजकल तू तांत्रिक बन गया है क्या? ये उंगली में कांच की अंगूठी कहाँ से लाया? अरे जंगल में एक साहूकार मिला था, मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की तो उसने मुझे उपहार में ये अंगूठी दे दी। तभी अंगूठी झटके से भारी हो जाती है। देख देख, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ये कोई भूतिया चीज तो नहीं रे? रघु कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप पीछे मुड़कर चला जाता है। दोपहर को गांव की नदी के किनारे रघु अकेला बैठा था। वो अंगूठी को फिर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी जरा भी नहीं हिलती। क्यों चिपकी है मुझसे? मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ तो सब बोलते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं। तभी उसे अंगूठी में से कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे अंगूठी उसकी बातों का जवाब दे रही हो। रघु का चेहरा बदलने लगता है। वो अब परेशान होकर खुद से बड़बड़ाता है, या तो ये सचमुच कोई श्राप है, या फिर मेरे झूठ अब मुझसे बदला ले रहे हैं। शाम को रघु घर पहुंचता है। उसकी अम्मा खांस रही थी। रघु बेटा, आज तू दवा लाया है कि नहीं? अम्मा, दुकान बंद थी, पैसे तो थे पर दुकानदार चला गया था। तभी अंगूठी का वजन इतना बढ़ जाता है कि रघु सीधे घुटनों पर गिर जाता है। अरे रे रे रे, क्या हुआ बेटा, गिर क्यों गया? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा सा चक्कर आ गया था बस। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन कांच की अंगूठी जैसे उसकी पीठ पर बोझ बन चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बाहर निकलकर आंगन में बैठा।
उसकी आंखें लाल थी। वो लगातार यही सोच रहा था कि ये अंगूठी झूठ पर भारी होती है तो क्या सच बोलने से हल्की हो जाएगी? तभी वो तय करता है कि अगली बार वो सच ही बोलेगा, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह रघु गांव के मुखिया के घर जाता है, क्योंकि मुखिया के यहाँ काम करने वाले मजदूर की तबीयत खराब थी। रघु वहां गया, शायद थोड़ा काम मिल जाए। रघु, तू कह रहा था तेरे पास कुल्हाड़ी है और तू लकड़ियां काटने में माहिर है। जी मालिक, लकड़ी तो काटता हूँ, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। काम मिलेगा तो मैं ईमानदारी से करूँगा। अचानक अंगूठी हल्की हो जाती है। रघु चौंकता है। वो पहली बार राहत महसूस कर रहा था। ठीक है, आज से तू आकर बगीचे का काम कर और देख, चोरी चकारी मत करना। नहीं करूँगा मालिक, इस बार खुद से भी नहीं छुपाऊंगा। दोपहर को काम के बाद रघु नदी किनारे बैठा था। वो अब अंगूठी को देखता है। अब ये अंगूठी उसको काफी हल्की लग रही थी। तभी वो खुद से कहता है, अगर मन से ठान लिया जाए तो शायद सच बोलना उतना मुश्किल भी नहीं है। रात को अब रघु अम्मा की दवा लेकर घर पहुंचता है। तब अम्मा उसे कहती है, बेटा, आज तो तू याद से दवा ले आया। हाँ अम्मा, आज मैंने काम किया है और झूठ नहीं बोला तो अंगूठी ने मुझे सजा नहीं दी। अंगूठी? ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ अम्मा, इस अंगूठी ने मुझे सिखाया है कि हर झूठ का अपना वजन होता है, जो सिर्फ दिल नहीं, पीठ भी तोड़ सकता है। रात को रघु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और दूर आसमान की ओर देख रहा होता है। उसके हाथ की अंगूठी अब हल्की और शांत थी, पर रघु जानता था कि ये शांति स्थायी नहीं। कल फिर एक दिन होगा और फिर उसके सच और झूठ की अगली परीक्षा। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, मगर मंदिर चौक पर हलचल थी। एक गाय रात में मर गई थी और सुबह उसका शव मंदिर के पीछे मिला। लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और सबकी निगाहें अब रघु की ओर थी, क्योंकि वो मंदिर के पास ही काम कर रहा था। इस भीड़ में से गोली चाय वाला कहता है, रघु कल यहीं था, मंदिर के बगीचे में। हाँ, और मंदिर के पास वो चमकीली अंगूठी भी दिखाई दे रही थी रात को। तभी गांव के मुखिया रघु की ओर देखकर रघु को कहते हैं, रघु, क्या तू कुछ जानता है इस बारे में? रघु हड़बड़ा गया और भीड़ भी उसे ही देख रही थी, जैसे वो ही चोर हो। मैं कल यहीं था, लेकिन मैंने गाय को नहीं देखा। झूठ मत बोल रघु, अगर तूने कुछ छिपाया तो पंचायत तेरे खिलाफ जाएगी। रघु की सांस अटक गई। मैंने देखा था, गाय पास में गिरी पड़ी थी, सांस चल रही थी, लेकिन डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया। सोचा कोई और देख लेगा। तभी अंगूठी का वजन हल्का हो जाता है और भीड़ में फुसफुसाहट होती है। चलो, अब झूठ तो नहीं बोला, यही बड़ी बात है। शाम को रघु अपने घर में चुप बैठा था। उसकी माँ की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो रसोई बना रही थी। रघु डायरी निकालता है और लिखता है, आज मैंने पहली बार किसी के सामने सच बोला और पहली बार मेरा डर थोड़ा कम हुआ, पर लोगों की नज़रों में शक अभी भी है। कांच की अंगूठी ने मुझे हल्का किया, पर मेरे चारों ओर माहौल है वो और भारी लगने लगा है। रात को बिजली चली गई, इसलिए रघु घर के आंगन में बैठा था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक अंगूठी चमकने लगी।
ये देखकर रघु चौंक जाता है। अब क्या होने वाला है? तभी अंगूठी में कंपन होने लगती है और अंगूठी हिलने लगती है और उसमें से एक धीमी सी मगर तीखी आवाज आई। हर सच की कीमत केवल सच से चुकाई जाती है। ये आवाज वो बाबा की तो नहीं? अब फिर से उस अंगूठी में से आवाज आई। तेरा पहला झूठ नहीं, तेरा सबसे पुराना झूठ अब जागने वाला है। पुराना झूठ? कौन सा? पर उससे पहले ही आवाज गायब हो जाती है और अंगूठी शांत हो जाती है। अगली सुबह गांव के सरकारी राशन की दुकान से कुछ बोरी गेहूं गायब होने की खबर सामने आई। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। ये बात जानकर रघु की आंखों में डर दिखने लगा और वो तुरंत अपने घर आ गया और आंगन में बैठकर सोचने लगा। कहीं कहीं बाबा की बात उसी पुराने झूठ की तरफ तो इशारा नहीं कर रही थी? तभी उसे 3 साल पुरानी एक घटना याद आई। 3 साल पहले रघु और उसका दोस्त मोहन दोनों गांव की राशन की दुकान के पास रात में गए थे। तभी मोहन रघु को कहता है, चल रघु, कोई देखेगा नहीं, 2 बोरी उठाएंगे फिर बेच देंगे, तेरा और मेरा फायदा। नहीं, ये ठीक नहीं। अरे बस एक बार, फिर कभी नहीं करेंगे। रघु मान गया और दोनों ने उसी रात 2 बोरी उठा ली। फिर मोहन गांव छोड़ गया था और रघु चुपचाप किसी को बिना बताए उस बात को भूल गया। अगर ये बात अब सामने आई तो लोग मुझे फिर से चोर कहेंगे। मैंने तो तब से कोई चोरी नहीं की। तभी अंगूठी हल्की सी थरथराती है, जैसे सच की मांग कर रही हो। अब भागना नहीं है, चाहे जो हो, अब सच ही बोलूंगा। उस दिन दोपहर को पंचायत भवन के पास सब गांव वाले जमा हुए थे। अगर कोई सामने आकर सच्चाई बताएगा कि किसने गेहूं की बोरी ली है तो सजा कम हो सकती है, वरना। तभी रघु आगे आता है और भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, 3 साल पहले जो चोरी हुई थी उसमें मैं भी शामिल था। मोहन और मैंने मिलकर 2 बोरी चुराई थी और तब से मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन इस बार मैंने चोरी नहीं की। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तो तू चोर निकला? चुप रहो, आज इसने खुद से सच बोला है और शायद पहली बार किसी ने अपनी गलती कबूल की है। पंचायत इसकी ईमानदारी को सजा नहीं, सुधार का मौका देगी। भीड़ के सभी लोग अपने अपने काम में निकल पड़े, लेकिन रघु अकेला ही खड़ा रहा। अब अंगूठी बहुत हल्की लग रही थी। ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, ये मेरे भीतर का वो बोझ है जो अब उतर रहा है। पर अब भी शायद सबसे बड़ा झूठ बाकी है, जिसे मैंने खुद से भी छिपा रखा है। अंगूठी अब हल्की सी चमकती है, जैसे बता रही हो कि अगली परीक्षा और कठिन होगी। अब रघु जब गांव की गलियों में से गुजरता तो गांव वाले उसे अलग ही नजरों से देखते, कुछ सम्मान से तो कुछ अविश्वास से। एक दिन सच्चा बन गया तो क्या, 3 साल चुप रहा, वो भी चोरी पर कम से कम अब बदल तो रहा है। बहुत लोग आज भी मुंह नहीं खोलते। पता नहीं, मुझे अब भी लगता है कि उसके पास जो अंगूठी है वो कोई जादू है। उस दिन गांव के मुखिया ने पंचायत भवन में बैठक बुलाई। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि रघु को मंदिर की देखभाल का काम सौंपा जाए। एक तरफ की सजा भी और विश्वास की परीक्षा भी। मुखिया ने रघु को आगे बुलाया और उससे कहा, देख रघु, मंदिर गांव की आत्मा है। अब तुझे हर सुबह वहां दीप जलाना होगा और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी तेरी होगी।
मैं पूरा प्रयास करूंगा मालिक, और इस बार कोई झूठ नहीं। रात को रघु मंदिर परिसर में मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा था। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। अब ये फिर से वैसी हवा क्यों चल रही है? अंगूठी अब फिर धीरे धीरे चमकने लगती है। बाबा, आप हैं क्या? तभी अंगूठी फिर से कंपन करने लगती है और उसमें से उन्हीं बूढ़े बाबा की आवाज आती है। सच बोलना शुरू हुआ है, पर सबसे गहरे झूठ को अब सामने लाना होगा। कौन सा झूठ? अब तो मैंने सब मान लिया। एक सच वो होता है जो दूसरों से छुपाया जाता है, और एक वो जो इंसान अपने आप से भी छुपा लेता है। तभी रघु को एक 12 साल पहले का दृश्य याद आता है। 12 साल पहले रघु 18 साल का था। उसके पिता सत्यनारायण गांव में एक साधारण और ईमानदार लकड़हारा थे। एक रात जंगल में आग लग गई थी। पिता को बुलाया गया। कहते थे कि गांव की कुछ लकड़ियां वहां चोरी की गई थी। उस रात सत्यनारायण नहीं लौटे। लोगों ने कहा शायद वो आग में फंस गए, पर किसी ने शरीर नहीं देखा और कोई प्रमाण भी नहीं। रघु तब से सब जानता था, क्योंकि उस रात वो भी वहां गया था। उस रात रघु और उसके दोस्त बबलू बिना इजाजत के जंगल में पेड़ काटने गए थे। रघु के पिता वहीं पर ही थे। वो उन्हें देख लेते हैं। रघु, ये क्या कर रहा है तू? चोरी के लिए पेड़ काट रहा है? बाबा, मैं तो बस बबलू के कहने पर। अब तू भी झूठ बोलने लगा। मैं पंचायत में बताऊंगा। तभी बबलू पीछे से काटी हुई लकड़ी में आग जलाता है, जिससे लकड़ियां जल जाए और किसी को पता न चले। पर आग जंगल में फैल जाती है। पिता वहीं पर फंस जाते हैं और रघु और बबलू डर के मारे चुपचाप भाग जाते हैं। ये सब याद आने से रघु मंदिर के सामने कांप रहा था। तो ये था मेरा सबसे बड़ा झूठ। जिस दिन तू उस रात का सच बोलेगा, उस दिन ये अंगूठी या तो तुझे मुक्त करेगी या फिर पूरी तरह से दबा देगी। अंगूठी का कंपन और चमक अब धीरे धीरे फिर शांत हो जाती है। अगली सुबह अम्मा घर का कुछ पुराना सामान साफ कर रही थी। एक पुरानी मटकी के पीछे एक फटी हुई तस्वीर निकलती है, जो रघु के पिताजी की थी, और उसके साथ एक पत्र भी था। रघु ने वो पत्र अम्मा से लेकर मन में ही पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर कभी रघु ये पत्र पढ़े तो जान ले, उसे अपनी आत्मा की आवाज से दूर नहीं भागना चाहिए। मैंने उसे सच्चाई की राह पर चलना सिखाया था, पर अगर वो भटक गया हो तो अभी भी समय है वापस आने का। ये पत्र पढ़कर रघु कांपने लगता है और रोते हुए अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं ही था उस रात जंगल में बाबा के साथ। मैं ही था जिसने बाबा को नहीं बचाया। मैं ही था जो वहां से भाग गया था। तू अब तक ये सब दिल में ही लिए जी रहा था बेटा। अब नहीं अम्मा, अब सच बोला है। अब चाहे जो हो, मैं भागूंगा नहीं। मैं नहीं भागूंगा। उस दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। रघु सबके सामने खड़ा हुआ था। सब हैरान थे। रघु ने सबको अपने पिता की मौत का सच और अपनी भागदौड़ सब कुछ बता दिया। भीड़ में कोई भी कुछ नहीं बोला। सब चुप खड़े रहे। तभी मुखिया ने आगे आकर कहा, सच बोलने का साहस हर कोई नहीं करता, और वो भी इतने सालों बाद। ये तुम्हारा बोझ नहीं,
तुम्हारी मुक्ति है रघु। अगर मैं एक और पल चुप रहता तो शायद ये अंगूठी नहीं बल्कि ये जिंदगी ही मुझे कुचल देती। उसी शाम गांव की चौपाल से लौटकर रघु घर की ओर आ रहा था। गांव का माहौल अब शांत था। ना कोई तालियां, ना कोई निंदा, बस एक गूंगी स्वीकृति। रघु अकेले चल रहा था। अंगूठी अब बिल्कुल हल्की हो गई थी, जैसे सिर्फ पतला कांच हो। उसकी पीठ सीधी थी, कंधे ढीले, लेकिन नजरें पहली बार ऊपर। रघु अपने घर में पहुंचता है। अम्मा खाट पर बैठी थी। बेटा, आज तूने जो किया, तेरे बाबा होते तो सीना चौड़ा कर लेते। मैंने उनकी आग में बहुत देर तक हाथ डाला अम्मा, पर अब उस हाथ में ये अंगूठी है जो जलने नहीं देती। और अब लगता है मेरा बेटा सच में आदमी बन चुका है। अब गांव के लोगों का रवैया बदल चुका था। रघु जब रास्ते से निकलता तो कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता, बल्कि सम्मान और जिज्ञासा से देखते। रघु गोली चाय वाले की दुकान पर बैठा था। रघु, एक बात पूछूं? पूछो गोली भैया। अगर हम भी कोई झूठ बोलें तो क्या वो अंगूठी हमारे लिए भी भारी हो जाएगी? अगर तुम सच बोलना चाहो तो अंगूठी की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा भार बता देगा। 2 दिन बाद गांव में वार्षिक मेले का आयोजन था, इसलिए गांव में उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब रंगों और रोशनी में व्यस्त थे। तभी मुखिया ने तय किया, इस बार मेले में ईमानदारी और सच्चाई का मंच बनेगा, जहां रघु को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई उसे सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहिए। मेले का दिन था। रघु मंच पर खड़ा हुआ था। अंगूठी उसके हाथ में थी। वो अब डर की अंगूठी नहीं लगती थी, बल्कि एक चमकता प्रतीक, जैसे प्रकाश को छू रही हो। रघु भीड़ की ओर देखकर बोलता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैंने सिर्फ अपने भीतर झांकने की हिम्मत की। झूठ बोलने ने मुझे सालों तक कमजोर कर रखा और इस अंगूठी ने मेरी रीढ़ सीधी कर दी। पर यह अंगूठी किसी तिलिस्म की नहीं, बल्कि उस सच की है जो हर दिल में कहीं ना कहीं दबा पड़ा है। पूरा मंच तालियों की आवाज से गूंज उठता है। रात को कार्यक्रम पूरा होने के बाद मंच के पीछे रघु अकेला बैठा था। तभी अंगूठी धीरे धीरे कांपती है और एक बार फिर उसमें से बूढ़े बाबा की आवाज आती है, तेरा सफर पूरा हुआ रघु, अब तू उस बोझ से मुक्त है। पर यह अंगूठी, अब क्या इसका कोई मतलब नहीं रहा? अब ये तुझसे अलग हो सकती है, पर तू कभी फिर से हल्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तू वो आदमी बन गया है जिसके सच की जिम्मेदारी होती है। तो क्या अब ये अंगूठी किसी और के पास जाएगी? जब अगला झूठ किसी और का दिल भारी करेगा, तब ये अंगूठी अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। अब अंगूठी में से आवाज गायब हो जाती है और अंगूठी की चमक फीकी पड़ जाती है। अगली सुबह रघु अंगूठी को मंदिर में रख देता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। अब ये अंगूठी मेरी नहीं, हम सबकी है। जब कोई अपने बोझ से थक जाए तो यहाँ आकर सच कहे और हल्का हो जाए। गांव के बच्चे उसे घेर लेते हैं। भैया, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? जरूर, लेकिन झूठ मत बोलना, वरना ये तुम्हें पकड़ लेगी। सब बच्चे हंस पड़ते हैं। रात को रघु अपने घर के बाहर बैठा था। अब उसके पास वो अंगूठी नहीं थी। वो एक डायरी उठाता है और उसमें लिखता है, झूठ बोझ होता है, जब तक वो सिर्फ बातों में है
तब तक हल्का लगता है। जब वो सच के सामने खड़ा होता है तब वो सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। मुझे कांच की अंगूठी मिली थी, लेकिन आज मुझे खुद की रीढ़ मिल गई है। 4 महीने बीत चुके थे। गांव में अब रघु को सच का आदमी कहा जाने लगा था। लोग उससे राय लेते, सलाह मांगते। मंदिर में रखी कांच की अंगूठी अब गांव का पवित्र प्रतीक बन चुकी थी। रघु रोज मंदिर में जाकर उसे देखता, ना छूता ना उठाता, बस एक नजर और एक मौन प्रणाम। अब गांव में एक 19 साल का तेज तर्रार युवक नीलेश गांव में अपने चाचा के पास रहने आया था। शहर से पढ़ा हुआ, तेज दिमाग, लेकिन आंखों में चंचलता। सुना है शहर से कंप्यूटर सीख कर आया है और बड़ा होशियार है। हाँ, पर थोड़ा जुबान का तेज है। कल ही मुखिया से भिड़ गया था। कहीं फिर से कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए गांव में। शाम को मंदिर के पास नीलेश और रघु आमने सामने होते हैं। ये कांच की अंगूठी का क्या चक्कर है? सब कहते हैं झूठ पकड़ लेती है। क्या सच में कोई जादू है इसमें? जादू नहीं, ये डर का आईना है। जो मन में छिपा झूठ है वो इसमें दिख जाता है। अच्छा, फिर तो आजमाना चाहिए। देखूं मैं भी कितना झूठा हूं। अंगूठी को मत छेड़ बेटा, ये गांव का हिस्सा है और हर हिस्से की अपनी मर्यादा होती है। नीलेश रुक जाता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और चुनौती साफ झलकती है। अब अंधेरी रात में मंदिर की घंटी धीमे धीमे हिलती है और एक लड़के की परछाई दीवार पर दिखती है। अंगूठी अपने आप तेजी से चमकने लगती है। सामने नीलेश खड़ा था। तू ही है जो सबका डर बन गया है। देखता हूँ तुझे उठाकर बाहर ले जाऊं तो क्या होता है। जैसे ही वो अंगूठी को जमीन से उठाता है, एक तेज गर्मी उसकी हथेली में दौड़ जाती है। ये क्या है? ये अंगूठी तो जल रही है। वो अंगूठी को छोड़ता है, पर अंगूठी अब उसके हाथ से चिपक गई थी, ठीक वैसे ही जैसे रघु के साथ पहली बार हुआ था। अब अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। वो अंगूठी अब नीलेश के हाथ में थी और वो उससे बेहाल था। तू मंदिर में क्यों गया था रात को? मैं बस देखना चाहता था कि इसमें क्या खास है। नीलेश, इसमें खास कुछ नहीं, सिवाय उस बोझ के जो तूने अभी तक खुद से छुपा रखा है। अब तू वो झूठ बता दे जो तूने दूसरों से छुपाया या खुद से छुपा रखा है। मैंने शहर में अपने कॉलेज से कंप्यूटर चुराया था। पकड़े जाने पर घर वालों ने यहाँ भेज दिया और मैं सबको मूर्ख ही समझता था। अंगूठी धीरे धीरे हल्की हो जाती है। आपने कहा था ये डर का आईना है। अब समझ आया, मेरा सबसे बड़ा डर खुद से था। अब तू जान गया है कि झूठ बोलना आसान होता है, पर झूठ जीना सबसे मुश्किल है। नीलेश ने अब वो अंगूठी अपने हाथ से निकालकर वहां मंदिर में रख दी। अब रघु ने मंदिर के पास एक छोटी सी सच्चाई की पाठशाला बना दी, जहां हर दिन गांव के लोग बैठते और सच्चाई की कहानियां सुनते और सुनाते। अब रघु एक दिन फिर अपने घर से बाहर बैठकर डायरी में कुछ लिख रहा था। कांच की अंगूठी अब मेरी नहीं, वो हर उस इंसान की है जो सच बोलना चाहता है पर डरता है। अब मैं समझ चुका हूँ, सच्चाई कोई लक्ष्य नहीं, वो एक सतत यात्रा है, हर दिन की, हर बात की। इतना लिखकर वो डायरी बंद कर देता है। 1 वर्ष बीत चुका था। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। रघु की बनाई सच्चाई की पाठशाला अब गांव की पहचान बन चुकी थी। हर उम्र के लोग वहां आते, अपना कोई एक सच कहते और बिना किसी मजाक या सजा के बस हल्के हो जाते। नीलेश अब गांव में शिक्षक बन चुका था।
उसने अपने अपराध की सजा 1 साल गांव सेवा से चुकाई और अब वो वही सच्चाई की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता। सच बोलने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना भी झूठ होता है। बच्चे मुस्कुराते हैं। रघु पीछे से ये देख रहा था। तभी वो खुद से कहता है, अब ये यात्रा पूरी हो रही है, शायद ये किसी और के लिए शुरू हो रही है। रघु को उस रात एक सपना आता है। उसमें उसे वही जंगल वाले बूढ़े बाबा दिखते हैं और वो उसी जंगल में जहां उसने पहली बार उस बाबा को देखा था। एक अंतिम बोझ अब भी बाकी है रघु। कैसा बोझ बाबा? मैंने तो अब सब कुछ सच कह दिया। सभी से, लेकिन खुद से नहीं। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? क्या तू अब भी ये नहीं मानता कि कभी कभी तूने खुद को अच्छा दिखाने के लिए भी कुछ सच्चाइयां आधी कही थी? रघु की आंखें खुल जाती है। वो खड़ा हो जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह रघु मंदिर जाता है। अंगूठी वहीं थी, शांत, हल्की, लेकिन जैसे उसे कोई इंतजार हो। अंगूठी, आज मेरा अंतिम इकरार है। और वो सबके सामने बोलने का निर्णय लेता है। उस दिन रघु ने उसकी सच्चाई की पाठशाला के पास गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं अपने भीतर के आखिरी झूठ को बाहर लाना चाहता हूं, जो शायद झूठ जैसा नहीं दिखता, पर छल है। ये सुनकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। मैंने तुम सबको अपना सच बताया, पर एक बात मैंने कभी नहीं कही। वो ये है कि कभी कभी मैं खुद को ज्यादा सच्चा दिखाने के लिए छोटे छोटे झूठों को भी जरूरी चुप्पी कहकर टाल देता था। मेरा सच भी चुनिंदा था। मैंने जब गांव के किसी बड़े आदमी की गलती देखी तो डर के मारे चुप रहा, क्योंकि तब मेरी सच्चाई की छवि को खतरा था। और इस तरह मैं भी उस डर में जी रहा था जिससे निकलने का वादा करता था। भीड़ में कई लोग नम आंखों से उसे देख रहे थे। अब मेरा बेटा पूरा हो गया। अगले दिन रघु गांव से विदाई लेने का निर्णय लेता है। नीलेश और गांव के लोग उसे विदाई देने आते हैं। अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं और, जहां कोई और झूठ अपनी कमर झुकाकर बैठा हो और उसे उठाने के लिए कोई अंगूठी ना हो। तभी गोली चाय वाला भावुक होकर रघु से कहता है, पर तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब तुम सबने वो सीख ली है जिसके लिए मैं कभी खुद भी तैयार नहीं था। रघु अब एक नए गांव की सीमा पर अकेला चल रहा होता है। उसके हाथ में अब कोई अंगूठी नहीं थी, पर उसकी चाल में वही संतुलन, वही दृढ़ता थी जो कभी एक कांच की अंगूठी से मिली थी। रघु चलते हुए खुद से कहता है, अब मुझे किसी अंगूठी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा झूठ मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे चलता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।